हेलो। गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम जैसा कि हम पिछली क्लासेस में एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 क्लास की सभी चैप्टरों का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। तो पहले उस क्रम में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी क्रम में हम 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो जब पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को देखते हैं तो हमें पृथ्वी पर काफ़ी उच्चावच देखने को मिलते हैं, जो कि पर्वत, पठार और मैदान के रूप में देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं घाटियां भी मिलती हैं, कहीं कहीं गर्त भी मिलते हैं। तो ये सभी क्या आ जाते हैं, स्थल रूप के उच्चावच के फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है। जब पिछले चैप्टर जो कि हमने 5th चैप्टर पढ़ा है, उसमें पढ़ा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जब प्रमुख परिमंडल देखा था, तो प्रमुख परिमंडल में एक परिमंडल हमने क्या देखा था, भूमंडल कहें या स्थल स्थल मंडल पढ़े। तो दूसरा था वायुमंडल, तीसरा जलमंडल, और जो तीनों के इंटरेक्शन या कहें अंतर क्रिया से जो सीमित क्षेत्र पर परिमंडल बनता था, उसका नाम था जयमंडल। तो जब हम भूमंडल पढ़ रहे थे या स्थल मंडल पढ़ रहे थे, तो उसमें यह देखते हैं कि स्थल मंडल में हमें कई सारी ऐसी स्थलाकृतियां मिलती हैं, पर्वत, पठार, मैदान जैसी स्थलाकृतियां मिलती हैं, जो कि एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। उनकी ऊंचाई में, उनके निर्माण में, उनकी आकृति में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। तो आखिरकार इनमें इनकी आकार या ऊंचाई में अंतर क्यों है, या इनका निर्माण कैसे होता है, यहाँ की अवस्थितियाँ कैसी हैं, यहाँ पर जीवन यापन कैसा रहता है, यहाँ पर कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो कि मानव के उपयुक्त हैं, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी अपने चैप्टर की शुरुआत में भूमिका बनाती है, उसको पढ़ लेते हैं, उसी भूमिका से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपने कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। दिखाए गए आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। ठीक है। तो जो पहले ही बताया कि पृथ्वी पर क्या है, कई प्रकार के, अनगिनत प्रकार के क्या है, स्थल रूप हैं। और उन स्थल रूपों में हम देखते हैं कि जैसे पर्वत, पठार और मैदान, और कहीं कहीं पर गर्त भी मिलते हैं हमें। ठीक है। डिप्रेशंस जिनको बोलते हैं, घाटियां मिलती हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। नदियां हो जाती है, वो मिलते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्या है स्थल रूप हमें कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी के स्थलाकृति पर मिलते हैं या स्थल रूप में मिलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाते हैं पृथ्वी के स्थल रूप में, स्थल भाग में पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, पर्वत मिल जाते हैं, पठार हो गया, मैदान, सहायक नदियां, मेन नदियां हो गई, वितरणिका हो गई, प्रायद्वीप हो गया, जल संधि तट हो गया। ठीक है। नदी मुहाना, झील, जल संधि, स्थल संधि, पहाड़ी, घाटी, मैदान। तो ये सभी क्या है, पृथ्वी के स्थल रूप में प्राप्त होने वाले क्या है, स्थल रूप है। ठीक है। या क्या है, प्रमुख क्या है, स्थल रूप या उच्चावच है। ठीक है। जो ये अनगिनत प्रकार के हो सकते हैं, इनकी मतलब काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी अलग हो सकती है। तो हम यह भी समझेंगे कि ये स्थल रूप जो अलग हैं, तो इनकी निर्माण की प्रक्रिया एक दूसरे से कैसे अलग है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, तो पर्वत, पठार, मैदान के बनने या उनके इस आकार में होने की वजह भी अलग होते हैं। जैसे हम पर्वत के निर्माण की बात करें, तो पर्वत के निर्माण में प्लेट का क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। या प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट होते हैं, या क्या है, प्लेट का जो गति होती है, उससे क्या है, पूरी तरीके से संबंधित है कि आखिरकार पर्वत या पठार का निर्माण कैसे होगा। या पर्वत के जो 3 प्रकार देखने को मिलते हैं हमें, कौन कौन से, पर्वत के बेसिकली 3 प्रकार या 4 प्रकार मान सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी पर्वत हो गए, वलित पर्वत हो गए, भ्रंशोत पर्वत हो गए, या उन्हीं को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, या रेसिडुअल माउंटेन्स हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, आच्छादित, ठीक है, माउंटेन्स बोलते हैं। तो जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे थे, या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो प्लेट में बेसिकली 3 तरीके की गतियां देखी जाती हैं। जैसे पहले गति हो सकती है, ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लेट और बी प्लेट जो है, ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। एक्सक्यूज में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए और जो बी प्लेट है, वो एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इसका नाम दिया जाता है अभिसरण गति। तो अभिसरण गति में यह देखा जाता है कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है। आखिरकार इसमें वलित पर्वतों का ही निर्माण क्यों होता है, ऐसा इसलिए कि ये एक प्लेट क्या होती है, डेंसिटी में ज़्यादा घनत्व वाली होती है, या एक प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है दूसरे के कंपेरिजन में। तो जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है, वो क्या हो जाती है, सपोज ए प्लेट का घनत्व ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे सबड्यूस्ड हो जाएगी, या क्या निक्षेपित हो जाएगी।
यही नीचे जब ए प्लेट निक्षेपित होगी तो देखेंगे कि ऊपरी क्रस्ट पर क्या है, कई सारे अवसाद या के छोटे छोटे चट्टाने सॉइल्स होते हैं, जो क्या होगा एक वलित का फॉर्म कर लेंगे या कहें फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्म्स कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वलित माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। कैसे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, या इन्हीं को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स देखने को यहाँ पर हमें मिलेंगे। जब क्या होगा, दो प्लेटें जो कि अभिसरण गति कर रही होंगी और एक प्लेट क्या हो जाएगी, सबड्यूस हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलेगा। चलिए ये फिगर समझ में आ गया। अब एक और अगली जो गति होती है प्लेट की, या कहें अगले तरीके की गति जो करती है प्लेट, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी देख रहे थे कि प्लेटें क्या कर रही थी, एक दूसरे की तरफ गति कर रही थी, ठीक है, या एक दूसरे की तरफ आ रही थी। अब यहाँ पर प्लेटें दो ही हैं, ए और बी प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। ए प्लेट बी प्लेट से क्या जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही, तो यहाँ पर कैसी गति होगी, अपसरण गति हो गई। तो अपसरण गति में यह देखने को मिलेगा कि प्लेटों के अपसरण के या कहें एक दूसरे से दूर जाने पर यहाँ पर न्यू क्रस्ट का निर्माण होगा। जब यहाँ पर न्यू क्रस्ट का निर्माण होगा तो जो प्लेट के नीचे जो हॉट स्पॉट्स होंगे, हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में एनर्जी होती है, जो कि क्या होता है, संवहनी तरंग के फॉर्म में एक दूसरे से यहाँ से क्या करती है, बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी या क्या है, अर्थक्वेक की गतियां बनती हैं, और इससे क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण होता है, या कहें ब्लॉक माउंटेन्स का भी निर्माण होता है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स का बेसिकली क्या होता है, जब एक मैदानी क्षेत्र का क्या होता है, एक भाग टूट कर नीचे धस जाता है, या कोई भाग धसने से अगल बगल के भाग सेम रहते हैं, तो वहां पर भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पर भी हो सकता है कि अर्थक्वेक या और कुछ आने की वजह से क्या हो, दूसरे क्षेत्र पर या मैदानी क्षेत्र पर क्या हो जाए, भ्रंशन आ जाए, या कहें क्रेक्स आ जाए, तो वहां पर भी ये सहायक हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन यह क्या हो सकता है, इसके प्रभाव से क्या हो सकता है, भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता है, हमें ज्वालामुखी पर्वत कह दें या हमें नए क्रस्ट का निर्माण देखने को मिलता है। एक तीसरे प्रकार की प्लेट्स में गति देखने को मिलती है, वह कौन सी है, जिसको संरक्षी प्लेट गति माना जाता है, ठीक है, संरक्षी प्लेट माना जाता है, ठीक है, या कहें कंजर्वेटिव प्लेट्स माना जाता है, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरे के क्या होता है, विपरीत या समानांतर, एक दूसरे के प्लेट क्या होती है, विपरीत गति कर रही होती है, लेकिन समानांतर गति कर रही होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के प्लेटों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक आएंगे, ठीक है। तो प्लेट की बेसिकली तीन गतियां होती हैं, और इससे भी क्या होगा, पृथ्वी के स्थल रूप में काफ़ी सारा प्रभाव आएगा, और जिससे क्या होगा, भ्रंशन होगा, या कहीं कहीं पर गर्त का निर्माण हो जाएगा, या भ्रंशन की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हो जाएगा, जो ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा, तो ज्वालामुखी माउंटेन्स का वापस क्या हो जाएगा, उद्गार हो जाएगा, ज्वालामुखी माउंटेन्स बन जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, तीनों ही चीज़ों को निर्माण में सहायक होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, प्लेट्स में तीन तरीके की गतियाँ देखी जाती हैं, अभिसरण गति, अपसरण गति और संरक्षी प्लेट गति देखा जाता है, ठीक है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो मन में आया ही होगा कि प्लेट की गतियां तो समझ ली, आखिरकार प्लेट ऐसा तो नहीं कि हाथ में लेके हम घुमा रहे हैं या ऐसा, या कहें प्लेट होती क्या है, इसको कैसे समझे। जहां पर हम रहते हैं, या हम ऐसा कहें कि जो जिस भूभाग पर हम रहते हैं वो कभी स्थिर नहीं रहता, उसमें हमेशा वह क्या होता है, हमेशा गतिशील होता है, जो कि हम उसको सापेक्षिक रूप से समझ नहीं सकते कि वो गतिशील हो, लेकिन उसमें हमेशा गति होती रहती है। कैसे, जैसे ये सपोज हमारा क्या है, पृथ्वी है। जब पृथ्वी में देखेंगे कि इसके सेंटर को मान लेते हैं क्या, कोर, तो वहां से अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने का प्रयास करें तो पृथ्वी में बेसिकली तीन पार्टीशन किए जाते हैं आंतरिक भाग को समझने के लिए। ऊपरी जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, हमारा क्रस्ट कहलाता है, और इसके बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, हमारा मेंटल कहलाएगा, और जो सबसे नीचे का या कहें सेंटर का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोर। इसमें भी दो डिवीजन होते हैं, अपर कोर और लोअर कोर हो जाता है, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो जो लोअर क्रस्ट होता है और अपर मेंटल के बीच एक ऐसी लेयर होती है, ठीक है, ये अपर लोअर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट का भाग और अपर मेंटल का भाग मिलकर क्या बनाते हैं,
यहाँ पर क्या होता है, एक दुर्बल मंडल होता है और जो पूरी ये प्लेट होती है अपर क्रस्ट से लेकर लोअर क्रस्ट तक के बीच का, जिसकी लेंथ कितनी होती है या इसकी मोटाई कितनी होती है, ये होती है 100 किलोमीटर, नॉट मीटर, टू 200 किलोमीटर, या कहें 100 किलोमीटर से लेके टू 200 किलोमीटर तक क्या हो सकती है, हमारे प्लेट की मोटाई हो सकती है। किसकी? प्लेट की मोटाई हो सकती है। ठीक है, तो जो प्लेट होती है वो क्या होती है, हमेशा गतिशील होती है। गतिशील क्यों होती है? जो अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, दुर्बल मंडल कहलाते हैं, जिसको कि हम दुर्बल मंडल कहते हैं। वो क्या होता है, हमेशा पिघली अवस्था में होता है। वहाँ का जो मेटल है या मटेरियल है वो कैसा है, पिघली अवस्था में। पिघली अवस्था ऐसा कि ये टोटल पानी जैसे तो पिघला नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट, सेमी प्लास्टिक का मतलब ये है काफी गाढ़ा होता है, और ये क्या होता है, इसके ऊपर जो प्लेट है उसमें क्या होता है, गतिशीलता बनी रहती है। ठीक है, तो आखिरकार समझ गया कि प्लेट क्या होती है, दुर्बल मंडल कहाँ है, अपर मेंटल के ऊपर पाया जाता है क्या, दुर्बल मंडल। और प्लेट की मोटाई क्या कितनी होती है, 200 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच क्या होती है, प्लेट की मोटाई होती है। साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि प्लेट में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, अभिसारी गति, अपसरण गति और संरक्षित प्लेट गति देखी जाती है। जब इन गतियों को समझे तो हमें ये समझ में आया कि आखिरकार प्लेट की गतियाँ ही रिस्पॉन्सिबल है पृथ्वी पर उच्चावच के निर्माण में। ठीक है, जैसे कौन से उच्चावच, पर्वत पठार के निर्माण में। ठीक है, मैदान का निर्माण अलग तरीके से होता है, लेकिन पर्वत पठार का निर्माण में यही बेसिकली जो प्लेट की गतियां हैं या कहें आंतरिक गतियां हैं, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इस चीज को बुक से भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जैसा कि हमने बताया जो प्लेट है वो क्या है, दुर्बल मंडल के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, क्योंकि दुर्बल मंडल कैसा है, सेमी प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, पृथ्वी के अंदर गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, एक ये फैक्ट दिया, इसको भी रेट के लिए। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है, और मैक्सिमम हाइट हमें अप्रोक्सीमेटली 8,848 मीटर पता है, 8,000 मीटर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 600 मीटर से अधिक, और यह 600 या कहें 300 से 600 के बीच हम किसको मान लेते हैं, पठार की ऊंचाई को मान लेते हैं। 50 से लेकर 150 मीटर तक की ऊंचाई किसको मान लेते हैं, मैदानों की मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई का मापने का आधार क्या लेते हैं, समुद्र तल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फिगर में आप देख ही लेंगे पृथ्वी पर कैसे कैसे उच्चावच मिलते हैं। झील, सहायक नदियां, डेल्टा, नदी मुहाना हो गए, वितरण प्रायद्वीप, स्थल तट हो गया, जल संधि और स्थल संधि हो गए, पहाड़ी हो गई, घाटी, पर्वत श्रृंखला, पठार, मैदान, पर्वत क्षेत्र, ये सब हमें क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के स्थल रूप। अब जैसे आंतरिक प्रक्रिया से हम समझ लिए, दूसरी कौन सी होती है, बाह्य प्रक्रिया होती है। जैसे इस फिगर में हमने आपको पहले ही लिख के बता दिया कि प्रथम प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो कैसे बनती हैं, प्रथम प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो कैसे बनती हैं, प्रथम प्रकार की आकृतियां आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें हमें क्या मिलता है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण होता है। द्वितीय प्रकार की क्या होती है प्रक्रिया, जैसे कि द्वितीय प्रकार में हम क्या देखते हैं, द्वितीय प्रकार में हमें देखने को मिलता है जैसे बाह्य प्रक्रियाएं, जैसे मानते हैं हवा का मूवमेंट हो गया, जल की गति हो गई। ठीक है, मानव भी क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ गति करते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, बाह्य प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। निक्षेपण, अपर्दन होता है और निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब जो होता है कि जो नदी अपर्दित कर लेती है, जहाँ से वो नदी निकलती है वहाँ की मिट्टी को काटते हुए आती है, और वो जो अपर्दित अवसाद होता है उसको क्या करती है, एक ढलान जहाँ पर नहीं होती या कहें जहाँ पर ढलान बहुत कम हो जाती है तो वहाँ पर क्या कर देती है, उस मिट्टी को या अवसाद को क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है, वो निक्षेपण कहलाता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि द्वितीय प्रकार की प्रक्रियाएं जो काफ़ी हाइट वाले माउंटेन्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लगातार बाह्य प्रक्रिया द्वारा या कहें वायु की गति का द्वारा या नदी के बहाव के कारण क्या होता है, उनमें कटाव होता है, अपर्दन होता है उन
काफ़ी हाइट वाली उच्चावच उसमें, और वो क्या होता है उसको मैदान करने लगता है। तो हमेशा ऐसे निर्माण और विनाश की प्रक्रिया देखी जाती है, जैसा कि हमने प्लेट में भी देखा था, तो इसमें भी लगातार क्रस्ट के ऊपर क्या होता है निर्माण और विनाश की गति प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। उसी प्रकार द्वितीय प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा भी हमें विनाश और निर्माण की प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। जैसे कई सारे जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे उसमें क्या होगा, नदी से या हवा से कटाव होगा, वहाँ के अवसाद लेकर क्या करेगी नदी दूसरी जगह निक्षेपित करेगी, जहाँ पर क्या होगा गर्त होगा, उसको भरते हुए क्या करेगी एक ऊंचा टीला या मैदान का निर्माण करेगी। तो अपर्दन या बाह्य प्रक्रिया द्वारा हमें देखने को मिलता है कि यह अधिकतर क्या करती है मैदान का निर्माण करती है। चलिए इसको थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि भूमिका को बनाने या उसको आगे पढ़ना मेन बेसिकली हमारा पर्पज ये था 6th क्लास एनसीईआरटी को जो भी जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट है वो बुक के थ्रू ही समझे। तो कोशिश ये भी हम करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक की जो लैंग्वेज है उसको सिक्वेंस में लेते चले या साथ में लेते चले। दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने से अपर्दन को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। तो वही कहना है यहाँ पर हमेशा क्या होता है लगातार विनाश और निर्माण की प्रक्रिया देखी जाती है। जो ऊपर ऊंचाई वाले या ऊंचे टीले होते हैं या पर्वत होते हैं उनमें क्या होता है लगातार कटाव होता है, और वो क्या होते हैं जो कटाव होता है या अपर्दित मटेरियल होता है वो क्या होता है नदियाँ एक दूसरे जगह पे क्या कर देते हैं उसको निक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, या वहाँ पर उसका निर्माण करती हैं मैदानी क्षेत्र का। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पर्वतों पठारों एवं मैदानों के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बेसिकली पृथ्वी के स्थल रूप में जितने भी हमें उच्चावच मिलते हैं पर्वत पठार और मैदान, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल है। पहली है प्रथम प्रकार की प्रक्रियाएं जैसे आंतरिक प्रक्रिया होंगे। द्वितीय प्रकार की प्रक्रियाएं जैसे जो पृथ्वी के बाह्य या वायुमंडल या स्थल रूप में देखने को मिलती है, जैसे जल हो गया, जल की गति हो गई या जल का बहाव हो गया, बर्फ हो गया और वायु, इनकी गति से भी क्या होता है पृथ्वी के स्थल रूप के उच्चावच में परिवर्तन या उच्चावच में उच्चावच देखा जाता है। अगर हम पहले स्थल रूप को समझने का प्रयास करते हैं पर्वत, तो पर्वत क्या होते हैं, पर्वत बेसिकली ऐसे फिगर्स को बोलते हैं या ऐसे उच्चावच को बोलते हैं। ये क्या जैसे कि हमारा इस चीज को एक साथ समझ लेते हैं, ये पर्वत होगा, पठार होगा, ठीक है, ये मैदान होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, एक मिनट इसको दोबारा यहाँ पर बना लेते हैं, ये क्या होगा हमारा मैदान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे इससे ये जल मंडल हो जाएगा, ये कहें समुद्र, ठीक है, ये समुद्र होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पर्वत की ऊंचाई लगभग क्या मानी जाती है 600 मीटर से लेकर 1000 से लेकर 8000 मीटर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई कितनी मान सकते हैं या हाइट कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 1000, इसको हम अगर बेस लाइन मारने या इसको बेस मानते हुए करें तो ये मान लेंगे 1000 से लेके 1000 मीटर से लेके 1000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक क्या हो सकती है पर्वत की ऊंचाई हो सकती है, और 1000 से कम भी हो सकती है और 8000 से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, 8848 मीटर है। ठीक है, दूसरा जब हम पठार की बात करते हैं तो इसकी 300 से लेकर 600 मीटर की हाइट मानी जाती है, इतने के ही बीच पठार हो सकते हैं। जब मैदान को देखते हैं तो ये क्या होता है समुद्र तल से क्या होता है 50 से लेकर 150 मीटर या 200 मीटर तक हो सकते हैं, 50 से लेकर 150 या 200 मीटर की हाइट तक के क्या होते हैं मैदान देखने को मिलते हैं। आखिरकार हम क्या समझ रहे थे, पर्वत समझ रहे थे, तो इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आखिरकार पर्वत क्या होता है, पर्वत ऐसी स्थलाकृतियां होती है, ये क्या होती हैं मैदान से काफ़ी ऊंचाई होती है या समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 1000 से 1000 के आसपास मानी जाती है। इसका जो सतह होता है, ठीक है, जो सतह होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है काफ़ी चौड़ा होता है, और जो इसके क्षितिज होता है या क्या है टॉप होता है, ठीक है, या उसकी शिखर बोलते हैं, वो क्या होती है सक्रिय होती है। ठीक है, ये पर्वत का ऐसा
स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, या कहें इसका आधार चौड़ा होता है तथा ये बहुत ऊंचे होते हैं तथा इसका पर्वत या शिखर क्या होता है बहुत छोटा होता है। जब इसके हाइट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि हम देखे थे कि वायुमंडल, जब वायुमंडल परिमंडल की पृथ्वी के परिमंडल पड़ रहे थे, तो उसमें जब वायुमंडल पड़ा था तो उसमें हम ये समझे थे कि जैसे ही हाइट स्थल या कहें क्रस्ट से हाइट की तरफ जाते हैं, वायुमंडल में हाइट की तरफ जाते हैं, तो देखने को मिलता है कि जब वायु का क्या होता है घनत्व घटते जाता है और साथ ही साथ टेम्परेचर में भी कमी आती है। यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आने की वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पर्वत पर्वत की ऊपरी सतह पर क्या हमें मिलता है, बर्फ मिलती है या कहें ग्लेशियर्स मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, इसलिए हमें क्या मिलता है, पर्वतों के ऊपर क्या मिलता है, हमें हिमाद्री मिलती है या कहें ग्लेशियर्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी और भी फीचर्स को देखें पर्वतों के, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। और ग्लेशियर क्या होते हैं, जो स्टोरेज होते हैं वाटर के, या कहें स्टोर होता है वाटर, इसमें बड़ी मात्रा में स्टोर होता है ग्लेशियर्स में। और यहीं से क्या होता है, जो सदाबहार नदियां होती हैं, या क्या होता है ग्लेशियर के पिघलने से हमें जो सदाबहार नदियों को क्या होता है वाटर मिलते रहता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। तो जैसे कुछ पर्वत होते हैं जो समुद्र तल से बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर समुद्र तल है, समुद्र तल से कुछ हाइट पर होगा। ठीक है, कठोर जलवायु होने के कारण भी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो अगर पर्वतों की विशेषता की बात करें, ये पर्वत महत्वपूर्ण किस लिए होते हैं, या इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मानव के अनुकूल हैं या मानव के प्रतिकूल हैं। तो अगर मानव के प्रतिकूल की अवस्थाएं देखें तो यहाँ पर देखने को मिलता है पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी क्या होता है ढाल युक्त होता है, या कहें यहाँ पर काफ़ी जगह ऊंचा नीचा ऐसा देखने को मिलता है, या कहें मैदान की कमी होती है। तो यहाँ पर जो आवास होता है काफ़ी बिखरे हुए आवास देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर संसाधनों की कमी देखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें प्रॉपर क्या होता है जल के रिसोर्सेस एक जगह पर नहीं मिलते, या तो नदी के किनारे किनारे पर लोग निवास कर ले, लेकिन वहाँ पर यह संभावना होती है कि क्या हो जाए, एवलांचेस हो जाए या भूस्खलन हो जाए। ठीक है, भूस्खलन जैसी भी घटनाएं देखने को मिलती है, अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, ज्वालामुखी उद्गार होने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पर मानव प्रतिकूल अवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखा जाता है जो कि मानव आवास होता है बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन प्रतिकूल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उच्चावच ज़्यादा होने के कारण, या कहीं ऊंचाई या कहीं घाटियाँ होने की वजह से यहाँ पर परिवहन के संसाधन कम होते हैं। परिवहन के संसाधन कम होने की वजह से लोगों के बीच कनेक्टिविटी कम होती है। कनेक्टिविटी जब कम होती है तो वहाँ पर जैसे लोगों के बीच संपर्क कम हो जाता है, या कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम जैसा कि बताएं कि क्या होता है, ये काफ़ी ऊंचा नीचा मैदान या कहें एरिया होता है, या कहें मैदानी एरिया की कमी होती है। तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी कम होती है, या कहें उपजाऊ भूमि कम देखने को मिलती है, या मैदानी भूमि कम देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर कृषि कार्य कम किए जाते हैं। या कहें यहाँ की जलवायु काफ़ी हार्श होती है, काफ़ी ठंडी जलवायु होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कृषि योग का या कहें कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ देखें तो जो भी मानव उपयुक्त संसाधन है उनमें कमी देखी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम देखने को मिलते हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, या कहीं परिवहन के संसाधन कम होंगे, या कहीं रिसोर्सेज कम होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर विकास भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे एरिया या पहाड़ी या पर्वतीय एरियो में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर विकास की गतिविधियाँ कम होते हैं, या विकास बाकी क्षेत्र की अपेक्षा क्या होता है कम होता है। और पर्वतों में एक और विशेषता देखने को मिलती है जिसको हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं या पर्वत श्रेणी बोलते हैं। तो पर्वत श्रेणियाँ ऐसी होती हैं कि ये जब एक ही समय पर क्या होती है निर्मित होती हैं और एक समानांतर चली जाती हैं, या कहें इनके उच्चावच ऐसे, जैसे कि एक ये श्रेणी हो गई, जैसे एक फिगर से समझ लें। तो श्रेणियाँ क्या होती हैं, पर्वत श्रेणी या श्रृंखला देखने को मिलता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कोई एक ये माउंटेन है जो ऐसा बना, फिर यहाँ पर ऐसे हमें
श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, और यहाँ पर समानांतर श्रेणी भी हो सकती है। समानांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि पैरेलल, एक श्रेणी पहले हो और दूसरी श्रेणी उसके समानांतर चल रही हो, ठीक है। तो श्रृंखला और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर होता है। श्रेणी जो होती है वो एक ही समय पर क्या होती है, पर्वतों का वलित पर्वतों के निर्माण से क्या होता है, वहाँ पर पर्वतों कई सारे छोटे छोटे बड़े माउंटेन्स का निर्माण होता है और एक ही समय पर होता है, तो उनको श्रेणी बोलते हैं। श्रृंखला जब कहते हैं विभिन्न समय पर निर्मित जो श्रेणियाँ होती, पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं, हम श्रृंखला बोलते हैं, चैन, माउंटेन चेन्स बोलते हैं, ठीक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला या श्रेणी बोलते हैं, कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तरंग समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, आल्पस माउंटेन हो गया, ठीक है, एंडीज माउंटेन्स हो गया, एशिया में हो गया कौन से, यूराल हो गया, यूरोप का हो गया, दक्षिण अमेरिका में भी कई सारे, जैसे हमें कई सारे रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, अपलेशियन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंडीज माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है, एटलस हो गया, आल्प्स हो गया, यूराल माउंटेन हो गया, अराकाम योमा माउंटेन, हिमालय, ठीक है, तानसेन, हिंदू कुश, सुलेमान, ये सब क्या है, जाग्रोस, एल्ब्रोस, ये सब क्या है, माउंटेन श्रेणियां है। वलित पर्वतों की ऊंचाई के आकार में भी भिन्नता हमें देखने को मिलती है, ठीक। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, भ्रंशोत पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो इन चीज को हम ऐसे समझ लें, एक मिनट हम फिगर से समझ सकते हैं। तो जो वलित पर्वत होते हैं उनका निर्माण हम कैसे बताए हैं, कैसे होता है, इनका निर्माण होता है प्लेट के अभिसरण गति से, ठीक है। जब प्लेट अभिसरण गति करती है तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है, वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। जैसे एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे के तरफ क्या कर रही है, गति कर रही है, और इससे क्या होगा, एक प्लेट नीचे सबड्यूस्ड कर जाएगी या कहें निक्षेपित हो जाएगी, और दूसरी प्लेट के सामने क्या होगा, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, तो उससे क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं, जब मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, जब मैदानी क्षेत्र में भ्रंशन हो जाता है या कहें दरार पड़ जाती है, जैसे ये कोई मैदानी एरिया है, ठीक है, ये मैदानी एरिया है, इसमें क्या हो जाए, दरार पड़ जाए, ठीक है, ये दरार पड़ जाए और कोई दो हिस्से, जैसे ए हिस्सा, ये बी, ये सी अगर मान ले, तो ए बी स्थिर रह जाए और ये क्या हो जाए, नीचे दब जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहें यहाँ पर कहीं आ जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, ठीक है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब कोई क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में क्या हो जाए, दरार पड़ जाए, ठीक है, और उसके कुछ हिस्से स्थिर रहे तथा एक हिस्सा क्या है, उठ जाए या धंस जाए, उससे क्या होता है, हमें भ्रंशोत पर्वत देखने को मिलते हैं। अगर भ्रंशोत पर्वतों की बात की जाए, कौन कौन से भ्रंशोत पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, या कह दें कि मैदानी क्षेत्र या मैदान के क्षेत्र में क्या होता है, मैदान के क्षेत्र में तनाव हो जाए या खिंचाव की वजह से क्या होता है, दरारें पड़ती हैं, या कभी कभी क्या होता है, संरक्षित प्लेट जब गतियां करते हैं उससे भी तनाव या खिंचाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या प्लेटें क्या करती हैं, अपसरण गति करती हैं या एक दूसरे से दूर जाती है, तब भी तनाव या खिंचाव की कंडीशन बनती है, उससे क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो इनके एग्जाम्पल हमें देखते हैं, जैसे कैलिफोर्निया जो होता है, कैलिफोर्निया का यूएसए हो गया, तो वहाँ पर शेरा नेवादा क्या है, एक माउंटेन क्या है, माउंटेन्स हैं जो कि ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। यूरोप में वास्जेस देखने को मिलता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो कि ब्लॉक फॉरेस्ट के या कहें ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल है। और यहीं पर जो ब्लैक फॉरेस्ट है, इसी में क्या है कि रिवर वैली भी देखने को मिलती है, ये भी क्या है, एक राइन रिवर वैली देखने को मिलती है। राइन एक रिवर है, उसकी वैली में हमें भी क्या देखने को मिलता है, ब्लॉक या कहें भ्रंशोत पर्वत देखने को मिलता है। और पाकिस्तान के जो सॉल्ट माउंटेन्स है, वहाँ वह भी क्या है, एक भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। जैसा कि हम वलित पर्वत में बताए थे, ये क्या होता है, दो प्लेटों के अभिसरण से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली वलन का निर्माण होता है, ठीक है, वलन मतलब ऊंचा नीचे कई सारी श्रेणियों का निर्माण हो जाता है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल, जैसे हिमालय होगा, आल्प्स होगा, यूराल और रॉकीज माउंटेन होगा, एंडीज माउंटेन्स होगा। इसको इमेज में भी देख लेते हैं, फिगर में। जैसे
ये क्या होगा, कॉर्डिलेरा ऑफ द, ये ऑफ द एंडीज होगा। कॉर्डिलेरा क्या होते हैं, कॉर्डिलेरा का मतलब सीधे से ये होता है जितने भी माउंटेन रेंजेस या माउंटेन्स चैन होते हैं उनके बहुत बड़े समूह को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिलेरा बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डिलेरा एक सेंस में ये होता है कि एक ऐसी लंबी श्रेणी माउंटेन्स की, चैन्स की, जो क्या हो एक समूह में हो, तो यहाँ पर एंडीज की हमें क्या मिलती है, कॉर्डिलेरा मिलता है। ठीक है, एंड ये भी क्या है, वलित पर्वत है। ये क्या है, रॉकी माउंटेन्स, ये भी क्या है, वलित पर्वत है। यहाँ पर एप्लेशियन माउंटेन्स, ये यूएसए कहाँ पर मिलते हैं, कैलिफोर्निया के पास। एटलस अफ्रीका के नॉर्दर्न एरिया में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आल्प्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग होगा। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अराकानियोमा म्यांमार में। हिमालय इंडिया में। ठीक है, इंडिया और चाइना की बॉर्डर में मिलता है। सुलेमान पाकिस्तान में। हिंदू कुश कहाँ पर है, ये पाकिस्तान या कहें ये अफगानिस्तान रीजन में मिलता है। तानसेन होगा, कुनलुन होगा। ठीक है, ये कई सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है, वलित पर्वतों के एग्जाम्पल है। स्कैंडेनेवियन जो होता है ये भी वलित पर्वत के एग्जाम्पल, ये यूराल भी ये क्या है, वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जब दो प्लेटें अभिसरण की होंगी उससे निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर हम भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल ये बता दिए, सेरा नेवेदा, वास्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट माउंटेन्स, पाकिस्तान। ठीक है, अब ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे भी क्या होता है, लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है, जो कि क्या होता है, ऊपर निकलते हुए क्या होता है, जैसे ये क्या होगा, एक क्या होगा, एक ज्वालामुखी होगा। इसमें क्या होगा, जब उद्गार होगा तो नीचे से क्या होगा, पिघला हुआ मैग्मा ऊपर जाएगा, और ये लगातार क्या होगा, पिघलने की वजह से क्या होगा, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंटेन्स का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी माउंटेन्स बोलते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे कोटापैक्सी हो गया, फ्यूसियामा जो कि जापान में, कोटापैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में हो गया। विशुवियस कहाँ है, इटली में हो गया। माउंट केन्या, केन्या में पड़ता है, जो कि सभी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल। किलिमंजारो तंजानिया ये में स्थित है। ठीक, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, या रेसिडुअल पर्वत क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, वलित पर्वत के ही एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, काफी पहले बने होते हैं। ये नवीन वलित पर्वत ना होकर ये प्राचीन वलित वलित पर्वत होते हैं। और इसमें लगातार समय के साथ क्या होता है, अपर्दन होने से, या कहें इनमें अपर्दन होने की वजह से, वायु या जल की सहायता से जब अपर्दन होता है तो ये क्या होती है, इनकी हाइट कम होती जाती है। जैसे हमें इंडिया में क्या बोलता है, अरावली माउंटेन्स मिलते हैं, विंध्यन माउंटेन्स मिलते हैं, ये सब क्या है, रेसिडुअल माउंटेन या कहें अवशिष्ट या कहें अवसादी रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, अपलेशियन हो गया। ठीक है, पारसनाथ हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, अवशिष्ट माउंटेन्स के एग्जाम्पल। बेसिकली तीन प्रकार के हमें माउंटेन्स, तीन विभाजन ही करेंगे। एक होता है कौन कौन सा, वलित पर्वत हो गए। ठीक है, जो फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, ज्वालामुखी माउंटेन्स हो गए, और ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। ये तीन कैटेगरी ही बेसिकली होती है। अवशिष्ट क्या होते हैं, ये नवीन वलित पर्वतों के, ये क्या होता है, समय के साथ जो पुराने प्राचीन वलित पर्वत होते हैं उनमें लगातार क्या होता है, अपर्दन की वजह से क्या होता है, ये अवशिष्ट हो जाते हैं, या कहीं इनकी हाइट में कमी आ जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट माउंटेन्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम बुक में भी पढ़ लेते हैं, है एक ही चीज़ जो बताएं वही बताना है, लेकिन हम बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम इसको रीड भी करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन, हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में एक मनाकी माउंटेन है जो कि समुद्र के अंदर है, पूरी तरीके से अंदर नहीं है। ठीक है, हवाई द्वीप पर स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी क्या है, ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, क्योंकि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर है। और इसकी कितनी है हाइट, मनाकी पर्वत की, जो कि प्रशांत महासागर में 10,205 मीटर हाइट है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, मनाकी माउंटेन। ये कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर सागर की सतह से नीचे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी
व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और बताई थी कि पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। होते यही है कि ये कई समूह में होते हैं, कई सारे पर्वत जब समूह में होते हैं तो उनको श्रृंखला या श्रेणी में बांट देते हैं, लेकिन श्रेणी कहने और श्रृंखला कहने में थोड़ा सा डिफरेंस है। श्रेणी तब कहेंगे जब एक ही समय के कई सारे पर्वत समूह में हो तो उनको क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। जब विभिन्न समय के निर्मित पर्वत समूह में हो तब उसको क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। और जब पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणियां एक साथ कई सारी काफी लंबी मतलब काफी एरिया में हो और समानांतर हो तो इसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन वर्ड हैं, थोड़ी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फीचर आते हैं तो उसको समझा दिए हैं। इंपॉर्टेंट अभी ये है कि पर्वत श्रेणियां क्या होती हैं, पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान, ये हमें यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। ठीक है, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि हमने तीनों ही समझ लिए, वलित पर्वत भी समझ लिए जो कि प्लेट के अभिसरण से निर्मित होते हैं। भ्रंशोत्त पर्वत क्या होता है, पठारों में या मैदान में क्या होता है, दरार की वजह से या खिंचाव या तनाव की वजह से क्या होता है कि मैदान का कोई हिस्सा धंस जाता है या कोई हिस्सा स्थिर रहता है और कोई हिस्सा क्या हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। इसके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी माउंटेन्स क्या होते हैं, ज्वालामुखी को उद्गार की वजह से या लगातार उद्गार की वजह से मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ठंडा होकर क्या होता है, उसके ऊपर जमता जाता है और वो काफ़ी हाइट तक चला जाता है, जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है और आल्प्स क्या है, वलित पर्वत है। इसको फिगर में भी देख लीजिएगा कहाँ पर है वलित पर्वत। ठीक है, तो ये हिमालय हमारा ये इंडिया में होगा और आल्प्स कहाँ पर है, ये यूरोप में पड़ते हैं। ठीक है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। शंक्वाकार का मतलब ये होता है कि ये कोन की तरीके का है। ठीक है, ऐसे हैं कुछ। ठीक है, तो ये हमेशा माना जाता है कि जो हिमालय होता है या पर्वत होते हैं उनका क्या होता है, आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, और जो ऊंचाई होती है या कहें उनका शिखर होता है वो क्या होता है, शंक्वाकार होता है या कहें सकरा होता है। ठीक है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए अरावली पर्वत क्या है, वलित पर्वत है लेकिन पुरानी है। अब इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं अवशिष्ट पर्वत के रूप में डाल सकते हैं या कहें रेसिडुअल माउंटेन में डाल सकते हैं, क्योंकि इसका लगातार अपर्दन या समय के साथ अपर्दन होने से क्या होता है, इसकी हाइट कम हो गई है। ठीक है, लेकिन है ये क्या, एग्जाम्पल रहेंगे वलित पर्वत के। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, थोड़ी सी इनकी विशेषता ऐसी कि ये अपलेशियन जो माउंटेन्स हो गए जो कि यहाँ पर पड़ते हैं, और यूराल माउंटेन हो गए यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो इनका क्या है, थोड़ा सा गोलाकार दिखते हैं। और इसकी वजह भी ये है कि ये अवशिष्ट माउंटेन्स के एग्जाम्पल में आ गए हैं। लगातार इनका अपर्दन के कारण से क्या हो गया, ये थोड़ी गोलाकार हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर या ऊपर से विस्थापित हो जाता है, भ्रंशोत्त पर्वत होते हैं। ठीक है, जब कोई पर्वत मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, भ्रंशन या तनाव या खिंचाव की वजह से क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गति होती है, या ऊर्ध्वाधर नीचे आ जाए या ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ चला जाए, शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। ऊपर हुए खंड को हास्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हास्ट ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये ऊपर जब ऊपर गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हास्ट कहलाएगा। ठीक है, हास्ट कहलाएगा। और जो नीचे की तरफ आ गया है उसको द्रोणिका भ्रंशन बोलेंगे या गार्बन बोलते हैं। ठीक है, ग्राबेन बोलते हैं। ठीक है, नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंशन या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण। यूरोप की जो राइन घाटी है, जो राइन नदी है, वहीं पर राइन घाटी भी देखने को मिलती है, तो वो क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र की उनको देखिए, मतलब इनको देखना है कि कहाँ पर है राइन घाटी और ये सब। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत क्या होती है, ज्वालामुखी उद्गार से इनका निर्माण होता है। अफ्रीका के जैसे एग्जाम्पल देख लिया, अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया, फ्यूजियामा जापान का हो गया। ठीक है, ये हो गया। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। अब अगर पर्वत की बात की जाए कि ये लाभदायक कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो सदाबहार नदियाँ होती हैं,
ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इनके वाटर सोर्स का, ये कहें सदाबहार नदियों का वाटर का सोर्स क्या है, यहाँ की जो पर्वतों में हिमानी होती है या कहें हिमाद्रियाँ होती हैं, वो इनका सोर्स होती है, क्योंकि लगातार बर्फ पिघलने से इन नदियों, सदाबहार नदियों को क्या होता है, वहाँ से जल मिलते रहता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए पर्वत कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जल के एक बहुत बड़े संग्राहक होते हैं। ठीक है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल के लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली में किया जाता है। ठीक है। ये एक नेचुरल हमारे लिए क्या होगा, फीचर होगा पर्वतों का। लेकिन जब हम जलाशयों का निर्माण करते हैं तथा बिजली का उत्पादन करते हैं पनबिजली से, वो क्या हो गया, हमारा टेक्निकल वर्क हो गया। ठीक है। तो हम बेसिकली इनका यूज करके क्या करते हैं, पनबिजली बनाते हैं या हाइड्रो पावर का निर्माण करते हैं। ठीक है। या जलाशयों का निर्माण करते हैं। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोद, रोज, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग क्या होता है, उपयुक्त होता है टूरिज्म के लिए। ठीक है। जो गर्मी वाले क्षेत्र के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडियों में या गर्मियों में क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाके वो क्या करते हैं, टूरिज्म करते हैं, घूमते फिरते हैं। ठीक है। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्पेशल प्रकार के हमें खेल भी देखने को मिलते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग होगा, हैंग ग्लाइडिंग होगा, रिवर राफ्टिंग होगा, स्कीइंग होगा। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ के स्पेशल टाइप के कुछ गेम होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम विशेषताएं जान लिए कि पर्वतों की विशेषता, अगर वहाँ के फीचर्स को देखें तो वहाँ के फीचर्स में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वाटर रिसोर्स, हिमाद्रियाँ होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, सदाबहार नदियों को क्या मिलता है, पानी मिलता है। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि वहाँ पर जो नदियाँ आती हैं उन पर हम क्या करते हैं, जलाशय बना के या बड़े बड़े डैम्स बना के वहाँ पर हाइड्रो पावर का निर्माण करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ठंडा या कहें टेम्परेचर कम होता है, ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं, या कहें जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, ये काफ़ी क्या है, काफ़ी हॉट रीजन है, या कहें यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं, इस समय पर यहाँ पर टूरिज्म करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखे कुछ स्पेशल टाइप के गेम देखे जाते हैं, जैसे वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है तो बर्फ़ में स्लाइडिंग वाले जो गेम्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के यहाँ पर गेम्स देखे जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए पर्वत हमें काफ़ी या कई तरीके से महत्वपूर्ण। और यहाँ पे क्या होता है, ठंडे क्षेत्रों में कुछ स्पेशल प्रकार की कृषियाँ की जाती है, जैसे केसर की खेती हो गई, हमें क्या मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में ही देखने को मिलती है। ठीक है। फ्रूट्स हो गए, जैसे सेब हो गए, ये क्या होते हैं, ये ठंडे क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं पर्वत। ठीक है। इसमें कुछ हमें प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिलती हैं मानव के लिए, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अब समझते हैं पठार क्या होते हैं। ठीक है। पठार बेसिकली ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका क्या होता है, ऊपरी सतह क्या होता है, थोड़ा सा सपाट होता है, थोड़ा ही नहीं बहुत सपाट होता है। ठीक है। अगर पर्वतों के पठारों की बात की जाए तो सपोज मान लें ये क्या है, मैदान है। ये सपोज क्या है, ये क्या है, मैदान। इससे थोड़ा ऊंचाई पर होने से, या कहें ये क्या होते हैं, मैदान से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, यह हो सकते हैं 300 से लेकर 600 मीटर के आसपास इनकी हाइट होती है, 300 से लेकर 600 मीटर के। और पहले ही मैदान का बता दिए कि ये क्या, जल स्तर से या कहें समुद्र से क्या है, 50 से लेकर 100-150 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है। तो अगर हम पठार की बात करें कि इनकी हाइट हमें कहाँ तक देखने को मिलती है, 300 से लेकर 600 या 1000 तक कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि तिब्बत का पठार काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है पठार की, पठार और पर्वत में अगर डिफरेंस करना है तो पर्वत का जो शिखर होता है वो क्या होता है, सकरा होता है या शंकु आकार होता है, या कहीं शंकु के आकार का होता है। लेकिन जब पठार के देखते हैं तो पठार का क्या होता है, ऊपरी सतह क्या होती है, समतल होती है, या काफ़ी जैसे टेबल होता है, टेबल की तरह सपाट होता है। ठीक है। समतल ना कह के इसको कहेंगे सपाट होता है। ठीक है। उसमें भी उच्चावच हो सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी एरिया मैदान की तरह दिखता है कि ये सपाट एरिया है। ठीक है। प्लेन एरिया की तरह दिखता है ऊपरी भाग। ठीक है। आगे चलते हैं। पठार क्या होते हैं, जैसे बता ही दिए कि इनकी ऊंचाई काफ़ी मैदानी क्षेत्र या समुद्र तल से 300 से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है, या 300 से लेकर 600 मीटर तक मानी जाती है। इनका ऊपरी भाग क्या होता है, सपाट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे भारत में होगा डेक्कन प्लेट्यू होगा, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार या सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का प्लेट्यू हो गया। ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया, जो कि केन्या, तंजानिया और युगांडा में देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर हम पठार की बात करें तो ये काफ़ी विश्व स्तर पर काफ़ी जगह पर
स्थित है। ठीक है, पठार चलिए इसको रीड भी कर लेते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा तथा का पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार प्रकार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र से लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मली 300 से लेकर 600 तक लेते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई देखिए 4000 से लेकर 6000 तक मीटर तक की है। लेकिन इतनी ऊंचाई के जैसे कि हम देखते हैं कि पठार की ऊंचाई कितनी होती है, 1000 से लेके 8000 मीटर तक देखने को मिलती है। लेकिन अगर पठार की बात करें तो इनकी भी ऊंचाई काफी हो सकती है, लेकिन ऊपरी भाग इनका क्या होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, समतल होना चाहिए। पठार बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि अब पठार उपयोगी क्यों होते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हैं। पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये खनिज समृद्ध होते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया भारत में, ये कोयला समृद्ध है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर हमें आयरन की खाने मिलते हैं, आयरन के रिसोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, और खनिज समृद्ध जैसे हम मान लेते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू जो है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, केन्या, तंजानिया और युगांडा के देशों के बीच पड़ता है। तो यहाँ पे गोल्ड और डायमंड की हमें माइंस मिलती हैं या खाने देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं जो स्टोरेज के फॉर्म में काम करते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और पठारों से ये देखा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, जलप्रपात देखने को मिलते हैं। जब नदियाँ बहकर आती हैं और पठारों से नीचे की तरफ गिरती हैं, क्योंकि जो पठार होते हैं उनका जो दोनों तरफ की ढाले होते हैं वो खड़ी भी हो सकती हैं और थोड़ी सी ढलान युक्त भी होते हैं। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डैम बनाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टरबाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या कह सकते हैं हाइड्रो पावर का जनरेशन करते हैं। ठीक है, जलप्रपात आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंडिया में कर्नाटक में जोंग जलप्रपात हो गया, छोटा नागपुर पठार में हो जाता है हुंडुरु जलप्रपात। ठीक है, तो एक प्रकार से पठार काफ़ी तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक तो रिसोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर जलप्रपात होने की वजह से टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ की नेचुरलिटी को इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ हम जलप्रपातों का प्रयोग हाइड्रो पावर के जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, लावा के जैसे कुछ लावा के पठार हो गए, जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेटू हो गया, वो क्या है, एक लावा का पठार है। तो लावा के पठार में यह विशेषता देखी जाती है, जब इसमें पानी गिरता है या नदी का बहाव होता है और इसका कटाव होता है, तो अपर्दन की वजह से लावा के पठार से क्या होता है, काफ़ी मात्रा में क्या होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। और ब्लैक सॉइल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, वो हमें किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल में। क्योंकि ब्लैक सॉइल की क्या विशेषता होती है, ये वाटर को क्या करती है, ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर सकती है, अपने क्या कर सकती है, ज़्यादा देर तक बनाए रख सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या, जहाँ पर भी ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है, वो हमारे लिए फर्टाइल लैंड हो जाता है। वहाँ पर प्रोडक्शन क्या क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कॉटन का प्रोडक्शन हो गया, बाकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक दो इम्पॉर्टेंट हमने आपको क्या बताएं, वाटरफॉल्स बताएं, जैसे हुंडरू जलप्रपात हो गया, छोटा नागपुर पठार में देखने को मिलता है। जोंग जलप्रपात हो गया, कर्नाटका में देखने को मिलता है। ठीक है, लावा प्लेटू जो कि डेक्कन प्लेटू है, ये क्या है, काफ़ी प्लेट रिच है। ठीक है, ब्लैक सॉइल के लिए और फर्टाइल लैंड के फॉर्म में यह काम करता है। ठीक है, अब तीसरा जो लैंड फॉर्म हमें समझना है वो क्या है, मैदान। तो मैदान क्या होते हैं, इनकी ऊंचाई 50 से लेकर 200 या 150 मीटर तक की मानी जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, काफ़ी समतल एरिया होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं। और यह देख जाता है कि जो पर्वतों और पठारों से नदियाँ आती हैं, पर्वतों और पठारों से बहती हुई नदियाँ आती हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, पर्वतों और पठारों में नदियों की गति क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्या करती हैं, कटाव करती हैं या अपर्दन करती हैं, वहाँ के स्थलाकृतियों का बहुत ज़्यादा अपर्दन या कटाव करती हैं। और वो जो निक्षेपण होता है या कहें उनका अवसाद होता है, जो कटाव करके अपने साथ बहा कर ला रही हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, या पतली सॉइल हो गए, या कहें फर्टाइल सॉइल हो गए, उसको लाकर एक मैदानी क्षेत्र जहाँ पर क्या है, ढलान कम होती है, नदी को ढलान कम देखने को मिलती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर निक्षेपित कर देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो मैदानों के निर्माण में देखें या कैसे बनते हैं, तो नदी द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से क्या होता है, नदियों का वो क्या मैदानों का निर्माण होता है। एक बात और आपने देखी होगी,
पुरानी जो सभ्यताएं प्राचीन काल से जब हम देखते हैं हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि नदियों के किनारे जो सभ्यताएं बसी वो काफ़ी विकसित सभ्यताएं रहे। ठीक है, जैसे मिस्र की हो गई, इंडिया की हड़प्पा सभ्यता हो गई जो कि सिंधु नदी के किनारे थी, मिस्र की जो नाइल नदी के किनारे सभ्यता होती थी। तो विश्व की अधिकतर जो सभ्यताएं थी वो क्या है, नदियों के किनारे मानी गई, इसलिए नदियों को क्या माना जाता है, सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है हमारे लिए, मैदान कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मैदान क्या होते हैं, जो एक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। उपजाऊ क्षेत्र इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद निक्षेपित होते हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो कि उत्पादन के लिए या कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वाटर रिसोर्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि नदियाँ हमेशा यहाँ पर क्या होती, बहती रहती मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, जो पर्वतों पठारों से बहकर आती हैं नदियाँ। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि जो मैदानी एरिया होता है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाना पर्वतों या पठारों की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा सरल होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ईजी होता है। ठीक है, समतल भूमि होती है और यहाँ पर बस्तियाँ काफ़ी घनी होती है, कहीं यहाँ पर विकास कार्य करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब परिवहन की गतिविधियाँ आसान होंगी, ठीक है, या परिवहन आसान हो जाएगा लोगों के लिए, तो यहाँ पर विकास कार्य भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकास कार्य भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए कुछ हम एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं। जैसे हम अगर देखें मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, अगर एग्जाम्पल लेके बताएं मैदानी क्षेत्रों के, इंडिया की ही बात करें तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या गंगा दो आपका जो क्षेत्र है ना, तो वो क्या है, काफ़ी उपजाऊ। हिस्ट्री से भी अगर देखें तो इस क्षेत्र के लोग काफ़ी समृद्ध थे। जैसे बंगाल में हो गए, पश्चिम बंगाल असम के एरिया के हो गए, जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ गंगा यमुना के दो आप क्षेत्र में रहते थे, तो यहाँ के कृषि काफ़ी उपजाऊ थी, या कहें यहाँ पर उत्पादन बहुत मात्रा में होता था, इसलिए यहाँ के कृषि भी क्या थे, कृषक भी क्या थे, बहुत ज़्यादा अमीर या समृद्ध थे। ठीक है, और परिवहन की गतिविधियाँ आसान होने की वजह से यहाँ पर देखा जाता है कि क्या है, लोगों में विकास गतिविधियां ज़्यादा बढ़ती हैं, लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जब ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां आसान हो जाती हैं तो वहाँ पर विकास ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना लोगों के लिए आसान होता है, लोगों को जुड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं स्थल रूपों के बारे में, स्थल रूप और लोग। देखिए, स्थल रूप और लोग के बीच एक रिलेशन देखा जाता है। वो रिलेशन कैसा होता है, अगर स्थल रूप अनुकूल है तो वहाँ पर लोग क्या होंगे, ज़्यादा डेवलप करेंगे। जैसे पर्वतों और पठारों की बात करें तो वह स्थल रूप लोगों के अनुरूप नहीं है, वहाँ पर रिसोर्सेस हैं, वो नदियों के रिसोर्सेस हैं। ठीक है, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग अनुकूल अपने आप को नहीं महसूस करते, क्योंकि वहाँ का उच्चावच उनके बस्तियों को बनाने या वहाँ पर कनेक्टिविटी करने के लिए उनके बीच संपर्क को क्या करता है, संपर्क को बाधित करता है। इसलिए वहाँ पर लोगों की बस्तियाँ जो पर्वतों और पठारों में देखने को मिलती है काफ़ी बिखरी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, या क्या स्प्रेड सेटलमेंट देखने को मिलता है, बिखरा हुआ सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम पर्वतों को ले लें, अगर हम पर्वतों को ले लें, पठारों को ले लें, ठीक है, पर्वत पठार को ले लें और मैदान को देखें, तो मैदान की क्या होती है, लोगों में सेटलमेंट करने की, या कहीं यहाँ पर सेटलमेंट्स जो होता है या बस्तियाँ, मानव बस्तियाँ होती है, वो ज़्यादा घनी होती कंपेयर टू पर्वत और पठार। तो अगर पर्वत और पठार के जीवन में देखें तो यहाँ की जीवन की समस्याएं, जीवन जीने की समस्याएं के बीच क्या होती, काफ़ी बाधाएं होती, जिससे यहाँ पर जीवन यापन काफ़ी कठोर होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या होता है, ना कृषि के लिए उपजाऊ ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, ना लोगों के बीच कनेक्टिविटी आसानी से हो पाती है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ जीवन यापन क्या होता है, काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, विकास की गतिविधियाँ भी कम होती है, विकास का सीधा रिलेशन होता है ट्रांसपोर्ट से, कनेक्टिविटी से। ठीक है, अगर लोगों के बीच संपर्क ज़्यादा बढ़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह संसाधन जाएंगे, एक जब ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे। इसलिए वहाँ पर देखा जाता है, पर्वतों और पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि वहाँ पर विकास गतिविधियाँ कम देखने को मिलती हैं, परिवहन की कम होता है, संसाधनों की हमें कमी देखने को मिलती है। संसाधनों की कमी का सेंस ये है कि वहाँ पर मैदानी क्षेत्र या कहें मैदानी क्षेत्र बेसिकली क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, जहाँ पर कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज आसानी से लगाई जा सकती है। जैसे आप देखते होंगे कि जो भी
कोई बिजनेसमैन आता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो प्रेफर करता है मैदानी क्षेत्रों को, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाता है कि ट्रांसपोर्ट आसान होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर रेलगाड़ियाँ बिछाई जा सकती हैं, ठीक है, रोडें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, इस वजह से। तो क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई बिजनेसमैन, वो एक मैदानी एरिया को प्रेफर करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स को क्या देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं कि अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको इतना हेल्प करेंगे, या कहें आपको इतना कोई इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ हमें या कहें प्रतिकूल परिस्थितियां पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। वहीं पर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, काफ़ी बड़ी मैदान को क्या बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं, हमें वाटर रिसोर्सेस आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे विकास गतिविधियाँ आसान हो जाती हैं। बेसिकली क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है, क्योंकि कस्टमर और उत्पादक के बीच, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच क्या होती है, आसानी से कनेक्टिविटी बन पाती है, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज़्यादा होती है। चलिए इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जैसे स्थल रूप होता है उसी के अनुरूप हम भी डाल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अगर यहाँ रहते हैं मैदानी क्षेत्र, या हम कहें मध्य इंडिया में रहते हैं, इंडिया के सेंटर में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एमपी में रहते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर हम पतले कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, हम स्थल के अनुरूप ही रहेंगे और इसी को बनाए रखे रहेंगे, और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर चले जाएं फिर भी हम इतने ही पतले कपड़े पहने, तो क्या हम वहाँ पर जीवन यापन कर पाएंगे? असंभव हो जाएगा, या कहीं हम उसमें अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि स्थल रूप के अनुरूप क्या होता है, हमारी एक जीवन यापन की गतिविधियां भी क्या हो जाती है, बदल जाती हैं, या स्थल रूप के अनुसार अपने आप को हम क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से क्या होता है, काफी सरल होता है। एक मिनट, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा कर रहे होते हैं। वहीं पर अगर पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि वो मवेशियों का पालन ज़्यादा करते हैं, या मवेशी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में देखे थे, तो वहाँ पर देखने को मिला था कि जो स्थल रूप हमें लद्दाख का देखे थे, और जब केरला के बीच कंपेयर किए थे तो वहाँ पर हम देखे थे कि लद्दाख के लोग क्या कर रहे थे, मवेशियों का पालन कर रहे थे, पश्मीना बकरी से ऊन निकालते थे जो कि काफ़ी कीमती होता था। वहाँ की क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्थल रूप के अनुरूप चेंज हो गई थी। वहीं पर हम जब केरल में देखते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज या क्या वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है। वहीं लद्दाख में देखे थे कि वहाँ पर वर्षा ना होने की वजह से लोग क्या कर रहे थे, कृषि जैसे कार्य नहीं कर रहे थे। बेसिकली वो क्या किस पर डिपेंड थे, मवेशियों पर डिपेंड थे। और केरला में क्या था, यहाँ पर सामुद्रिक व्यापार भी होता था, या समुद्र के थ्रू भी क्या थे, कनेक्टिविटी थी। लोग पश्चिमी या कहें कि यहाँ पर मछली उत्पादन करते थे, कृषि कार्य करते थे। तो कहीं ना कहीं ये स्थल रूप के अनुरूप अपने आप को क्या कर रहे थे, ढालने का प्रयास कर रहे थे। तो लोग और स्थल रूप में यही कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। हम स्थल रूप को नहीं बदल सकते, इसलिए हम स्थल रूप के अनुसार खुद को बदल लेते हैं कि वहाँ की जो कंडीशंस है उसको अनुकूलता के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि हम जम्मू कश्मीर में गए हैं, हम सोचेंगे हम पतले कपड़े ही पहनेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम जाके वहाँ पर ऊन नहीं या क्या स्वेटर नहीं पहनेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके अनुकूल बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्थल रूप को नहीं बदला जा सकता, हम खुद को बदल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि अलग अलग स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के बीच भी हम अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे हमने जम्मू कश्मीर या कहीं लद्दाख का एग्जाम्पल और केरल के एग्जाम्पल से बताए थे। जैसे केरल में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, वहीं पर क्या होता है लद्दाख में क्या होता है, बहुत ठंडी पड़ती है। तो दोनों ही क्या एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। तो वहाँ का देखेंगे रहन सहन और पहनावे में भी अंतर हमें देखने को मिलेगा। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं अब देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें केरल में क्या होगा, ज़्यादा भूकंप या भूस्खलन देखने को मिलेगा,
या लद्दाख में हमें ज़्यादा भूस्खलन और उत्तराखंड में भूस्खलन या भूकंप देखने को मिलेगा। तो हमें भूस्खलन या भूकंप हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जैसे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हमें यहाँ पर क्या होगा, भूस्खलन जैसे भूकंप जैसी गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं जब हम यहाँ पर जाएंगे केरला में, तो वहाँ पर बाढ़ जैसी गतिविधियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वहाँ पर क्या होगा, बर्फबारी ज़्यादा होने से क्या होगी, लोगों की गतिविधियाँ रुक सकती हैं। वहीं पर केरला में क्या होगा, बाढ़ होने से लोगों की गतिविधियाँ कम हो सकती हैं। ठीक है, तो हर स्थलाकृति के अनुसार क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। जैसे उत्तराखंड में भी देख ले, वहाँ पर भी हमें क्या होती है, बाढ़ से समस्या होती है, वहीं केरल से भी बाढ़ से समस्या होती है। तो स्थल रूप के अनुसार हमें क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं का भी अलग अलग सामना करना होता है। ठीक है, जैसे हमें प्राकृतिक आपदाएं कैसे, भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, उद्गार हो गए, तूफान, बाढ़, बहुत सारे विनाश करने को देख रहे हो। अब जैसे गर्मियों में क्या होता है, लू चलते हैं, तो हम लू कहाँ ज़्यादातर देखते हैं, उत्तर प्रदेश और एमपी में हमें देखने को मिलता है कि ये लू जैसी घटनाएं ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितने भी ये क्या होता है, कर्क रेखा के आसपास के रीजन्स हैं, ये जितने भी स्टेट्स हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और भी है क्या। ठीक है, चलिए हम अपने नोट से ही आगे बताते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिकली जितनी भी, ये एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी इसमें बताया गया है कि स्थल रूप और मानव के बीच या कहें लोगों के बीच क्या होता है, एक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। और वो कनेक्टिविटी कैसी होती है, अनुकूलता की होती है। ठीक है, अगर हम स्थल रूप के अनुकूल हो गए तो हम जी सकते हैं, या हैबिचुअल हो गए तो जी सकते हैं, वरना हमारा वहाँ पर जीना क्या हो सकता है, कठिन हो सकता है। ठीक है, हम कितने तरीके से जल स्थल का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कैसे उनका यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास स्थल रूप है, खेती के लिए उपजाऊ भूमि, हम वहाँ पर घर बना दे रहे हैं या फैक्ट्रियाँ लगा दे रहे हैं। हमारा कचरा है, हम नदियों में फेंक दे रहे हैं या सड़कों में फेंक दे रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रोडों को या ज़मीन को क्या करते जा रहे हैं, कंक्रीट का बनाते जा रहे हैं। ठीक है, जब फैक्ट्रियों का हम लगाते हैं, फैक्ट्रियों से क्या होता है, जो धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, जल संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिस यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल पर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, हम केमिकल्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, खेती में यूज करते हैं, जिससे सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो आजकल क्या हो जा रहा है कि पॉल्यूशन जो क्या है, प्रदूषण की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, और प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं मानव ही है, कहीं ना कहीं 100% मानव ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो संसाधनों का एक तार्किक रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा है या कर नहीं रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों में जैसे देखें तो वायु पॉल्यूशन फैला रहे हैं। कैसे, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, या क्या फैक्ट्रीज का प्रयोग कर, फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, हम गैसेस का उत्सर्जन करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे फॉसिल कोयला का जलाना हो गया, कोयला जलाते हैं। ठीक है, ईंधन वाली लकड़ियों का ईंधन का प्रयोग, बायोमास का यूज करते हैं, जो बायो गैसेस होते हैं, जैसे गोबर को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। जैसे जल का प्रदूषण करते हैं। ठीक है, जो सभी प्रदूषण की कैटेगरी में जैसे मान सकते हैं प्रदूषण कर रहे हैं। जैसे जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी केमिकल्स हैं फैक्ट्रियों के, वो क्या कर रहे हैं, सीधे पानी में छोड़ दे रहे हैं। जब कचरा है, जैसे सीवेज होगा, वो भी क्या कर रहे हैं, सीधे नदी से जोड़ दे रहे हैं, तो जल प्रदूषण दिख रहा है। दूसरा सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। मृदा प्रदूषण हमें कैसे देखने को मिलता है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मृदा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दूसरा क्या कहिए, हम जमीन का या कहें उपजाऊ भूमि का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट, बस्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, ज़मीन को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट का बनाते जा रहे हैं। जैसे सिटी आइलैंड्स देखने को मिलता है ना, जो हॉट आइलैंड्स देखने को मिलता है कि पूरे शहर क्या हो जा रहे हैं, गर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ठीक है, तो ये सब कभी सभी क्या है,
कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही उत्पन्न की जा रही है, और जो समस्याएं हमारे ही ऊपर वापस आ रही हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से हम देख रहे हैं बाढ़ या सूखा जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, मानव निर्मित आपदाएं भी बाढ़ और सूखा का रूप ले रही हैं। अब जैसे हम डैम्स बनाते हैं, जैसे हमने बताया कि पर्वतों में हम क्या करते हैं, वाटर रिसोर्सेज का प्रयोग करके या नदियों का प्रयोग को एक जलाशय से बांध करके या डैम बना के क्या कर रहे हैं, हाइड्रो पावर का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं तो वहाँ पे भूकंप जैसी गतिविधियाँ आ सकती है, या बांध टूटने से क्या हो सकता है, बाढ़ जैसी गतिविधि बन सकती है, जिससे क्या हो सकती है, आर्थिक और लोगों की भी क्षति हो सकती है, होती भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कैसे करें। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी जैसे हमने क्या अभी पढ़ी थी, जैसे सूखा हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे द्वारा बढ़ाई गई एक्टिविटीज है उनको और एनहेंस कर देते हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उससे काफ़ी सारा गैसेस निकलेंगे जो क्या करेंगे, बादल को या एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर सकते हैं, तो उससे भी वापस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को आजकल मेरा प्राकृतिक आपदाएं या कहीं मानव निर्मित आपदाएं एकदम से बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए नेचर भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और हम भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि आखिरकार इस जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि वापस हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ होगी अर्थ पे उससे प्रभावित मानव ही होने वाला है, या कहें लोग ही इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एसडीजी गोल्स ला रहे हैं। जैसे एसडीजी गोल्स जो होते हैं ये कितने हैं, 10 है। एसडीजी 10 गोल्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वनारोपण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव किया, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को क्या करें, लगाएं। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि अब जो रिसोर्सेज का प्रयोग करें वो कैसे करें, रैशनल तरीके से करें, तार्किक तरीके से करें। जो भूमि संसाधन है हमारे पास, जो स्थल संसाधन है उसको तार्किक तरीके से प्रयोग करें। बड़े एरियाज को क्या करें, सेटलमेंट्स फ्लैट्स के रूप में बनाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या करें, सेटलमेंट्स लाएं। ठीक है, वाटर रिसोर्स को सही तरीके से प्रयोग करें। जैसा कि हम कचरा नदियों में या नालों में फेंक देते हैं या कहीं भी सड़क में फेंक देते हैं, अपने स्वच्छ वातावरण को बनाकर रखें। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का एक सही तरीके से प्रयोग करके मानव जीवन को और भी आसान बना सकते हैं और ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा कि पृथ्वी पर कौन कौन से स्थल रूप है। ठीक है, तो पृथ्वी पर हम बेसिकली 3 स्थल रूप देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और साथ ही साथ इसमें और कई सारे स्थल रूप दिए गए हैं, जैसे मैदान हो गए, झील हो गए, ये नदियाँ, ये सब है जलमंडल के भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसका पिछले चैप्टर पढ़ा था, पृथ्वी के परिमंडल, प्रमुख परिमंडल, उसमें भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल पढ़ा था, जलमंडल पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़े थे भूमंडल के क्या प्रकार पढ़े थे। अब बाकी आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे जलमंडल के स्थल आकृतियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी आकृतियाँ जलमंडल या समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर एक प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, किस लिए, मैपिंग के लिए भी, क्योंकि इसमें कई सारे हमें क्या बताए गए थे, माउंटेन्स कहाँ पर हैं ये बताए गए थे, और साथ ही साथ ये भी बताए गए थे कि ये काफ़ी पुराने हैं। तो पुराने काल में मतलब कैसे, प्री कैम्बियन या आर्कियन काल में हो सकते हैं। तो हम हिस्ट्री जो जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल स्केल होती है उसको भी समझेंगे नेक्स्ट आने वाली चैप्टरों में। तो कहीं ना कहीं इन वर्ड को याद करके रखना है। और ये स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, जैसे हमने पर्वतों के निर्माण में 3 तरीके की देखे, वृंशोत पर्वत जिनको ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, और साथ ही साथ वलित पर्वत। और इसमें हमने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या होता है, वलित पर्वत ये क्या है, पर्वतों का निर्माण या पठारों का निर्माण हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार से क्या हो रहा है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, पर्वत क्या होते हैं, ये काफ़ी ऊंचे होते हैं हाइट में, साथ ही साथ इनका आधार चौड़ा होता है।
ठीक है, काफी चौड़ा होता है, और शिखर क्या होता है, शंक्वाकार होता है। पठार में देखते हैं कि इनका आधार तो काफी चौड़ा होता है, साथ ही साथ जो ऊपरी सतह होती है शंक्वाकार ना होकर समतल होती है, सपाट होती है। ठीक है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? पर्वतों के विभिन्न प्रकार जो कि हमने बुक में पढ़े, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? क्योंकि अब देखते हैं कि पर्वत हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, हिमानियाँ होते हैं, हिमाद्रियाँ होती है, जिससे जल निकलता है या नदियों को जल मिलता है। ठीक है, सदाबहार नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डैम्स बना के जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि टूरिस्ट या टूरिज्म काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी ठंडे प्लेस होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, एक नए तरीके के क्या करते हैं, मनोरंजन के खेल भी देखे जाते हैं। पैराग्लाइडिंग हो गए, हैंग ग्लाइडिंग हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पर्वत हमारे लिए। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैदानों के निर्माण में बताया था कि क्या होते हैं, जो पर्वत और पठारों से नदियां आती हैं बहती हुई, जो तीव्र गति से आती हैं, और मैदानी क्षेत्र या कहें ढलान जहाँ पर कम होता है वहाँ पर आते आते क्या करते हैं, अपने अवसादों को निक्षेपित कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, काफ़ी उपजाऊ जमीन का निर्माण करती है, काफ़ी उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, जो कि कृषि कार्य के लिए या कहीं मानव बस्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवहन साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि क्या हो जाती है, मिलती है लोगों को। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये तो बता ही दिए, नदियों के अवसादों से होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, मैदानी होते हैं। यहाँ पर उच्चावच क्या होता है, सपाट होता है या कहीं समतल होता है, तो यहाँ पर परिवहन के साधन आसानी से क्या होता है, बनाए जा सकते हैं। विकास गतिविधियाँ आसानी से वो की जा सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पर भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, नदी के रिसोर्स होते हैं, क्या जल रिसोर्सेज पर्याप्त होते हैं, खनिज संसाधन में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और विकास की गतिविधियाँ एक साथ लगातार काफ़ी तीव्र गति से बढ़ाई जा सकती हैं, और जिस वजह से क्या होता है, जब यहाँ पर इकोनॉमिक और विकास की गतिविधियां ज़्यादा होंगी तो लोगों को यहाँ पर क्या होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर जीवन यापन करना आसान होगा, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, और यहाँ की बस्तियाँ कैसी हो जाएंगी, घनी हो जाएंगे। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन करना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ या क्या भूस्थलाकृति क्या करें, एकल या कहें काफ़ी सघन जनसंख्या को रहने योग्य नहीं बनाती। ठीक है, बेसिकली यहाँ का इकोनॉमी का विकास की गतिविधियाँ कम होती है, लोगों को अवसर कम मिलते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैदानी क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं, अपने को प्रवास करते हैं। ठीक है, पर्वत पठारों से भिन्न क्या होते हैं? पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? मैदानों में, पठारों में, पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगसे नदी कहाँ बहती है? चीन में। ठीक है, यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? यूरोप की एक महत्वपूर्ण, अच्छा, आल्प्स हो गए। ठीक है, रॉकीज कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, खाली स्थान भरे समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण है। कैसे? वलित पर्वतों के उदाहरण है। देश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, पठारी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। पर्वतों का एक क्रम है, कैसा? हिमालय पर्वतों का एक क्रम है। ठीक है, देश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए आपके लिए ये एक वर्क है। विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित चिन्हों को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित को चिन्हित करना पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, और पठार, तिब्बत, इन सब चीज़ों। चलिए ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है। चैप्टर का क्या टाइटल था? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इनके निर्माण और कैसी कैसी स्थलाकृतियाँ हैं, प्लेट टेक्टोनिक, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और साथ ही साथ कोशिश करनी है जो भी स्थलाकृतियाँ आज पढ़ी हैं उनको मैप में देखें कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, किस देश में है, ये सब चीज़ें
याद रखनी है, ठीक है। और एक और विशेषता देखेंगे आप इनमें कि जो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है ये कहीं नहीं कहीं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में या कहीं कोस्टल रीजन में देखने को मिला है। जब कहीं बीच में भी देखने को मिला है तो वहां पर देखने को मिलेगा दो महाद्वीप क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वहां पर वलित पर्वतों का निर्माण। तो इस तरह क्या करना है, हमें मैपिंग भी साथ साथ करनी है और इन्फॉर्मेशन या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी याद करके रखना है, समझना नहीं, अब याद करके रखना है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।